हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप लोगों को कल बताया गया था सेल के एक सेल आर्गन के बारे में, जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ पाया जाता है, कौन खोज किया, कौन नाम दिया, क्या नाम दिया, किसने दिया, कब दिया, सारी जानकारी आपको कल दे दी है। आज हम बात करेंगे आपसे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में। इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी संरचना कैसी होती है। तो जैसा कि आप लोगों को पहले से जानकारी है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये यूकैरियोटिक कोशिका का लक्षण होता है। यूकैरियोटिक कहें तो यूकैरियोटिक में दो भाग हो गए, एक जंतु कोशिका हो गई, एक पादप कोशिका, एक प्लांट और एक एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल सेल दोनों के पास पाया जाता है, किसी एक के पास नहीं बल्कि दोनों के पास होती है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है ये दोहरी झिल्ली से बना हुआ एक कोशिकांग होता है। दोहरी झिल्ली बोला जाए तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। डबल मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब होता है कि इसके ऊपर दो झिल्लियां होती हैं। जैसे आपको बताया गया था हरित लवक में, ये एक झिल्ली ये है, ऊपर एक ये है, तो कितने झिल्लियां हो गई, दो झिल्लियां हो गई। तो इसके पास दो झिल्ली होती है और दो झिल्ली होने की वजह से इसको डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कहा जाता है। मतलब इसको दो झिल्लियां होने से डबल मेम्ब्रेन बाउंड बोला जाता है। डबल मेम्ब्रेन या इसको डबल मेम्ब्रेनस कहते हैं, दो झिल्लियां पाई जाती हैं। दूसरी बात यह है कि कौन सी माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे दो दिखाई दे रही है। कितनी दिखाई दे रही हैं, दो दिखाई दे रही है। अब दो में कौन सी माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका की है और कौन सी पादप कोशिका की है। जो आपको ये ऊपर दिख रही है, ऊपर वाली, ये होती है जंतु कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी पादप कोशिका की। और जो ये है ये जंतु कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इसमें अंतर क्या है, अंतर सिर्फ इतना है इसके पास कि इसमें क्रिस्टली के बाद जो ये F1 कण पाए जाते हैं, F1 कण ये हैं, ये यहाँ से निकला और ये इसको बोलते हैं F1 कण। तो इसके पास F1 कण होते हैं, इसके पास नहीं होते हैं। पादप कोशिका के पास जो ये क्रिस्टली है ये सिर्फ नलिकाकार होती है। कैसी होती है, नलिकाकार। नलिकाकार क्रिस्टली जो होती है कैसी होती है भैया, नलिकाकार होती है। इसके पास भी डीएनए होता है, इसके पास राइबोसोम भी होता है, सब कुछ है। बस यही है कि जो F1 कण है ये नहीं पाए जाते और क्रिस्टली जो होती है इसकी ये नलिकाकार होती है, ये खोखली संरचना है, ये है। और इसकी उत्पत्ति अगर कहा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति आपको बताया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति प्रोकैरियोटिक कोशिका से हुई है। कहाँ से हुई है, प्रोकैरियोटिक सेल से हुई है, ये बताया गया था आपको। आखिर ये करता क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसके पास हमने बताया कि डबल मेम्ब्रेन होती है और ये जो झिल्लियाँ होती हैं, डबल मेम्ब्रेन जो झिल्ली हैं ये होती है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है।
किसकी बनी है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये बाहर वाली है, और ये अंदर की मेम्ब्रेन है, तो इसको इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसके अंदर का जो ये तरल पदार्थ होता है इसे मैट्रिक्स कहा जाता है। इसे अंदर का जो तरल पदार्थ है इसको कहा जाता है मैट्रिक्स। ये अंदर का जितना भी तरल पदार्थ है ये सब पूरा मैट्रिक्स कहलाता है। इसके पास एक सूत्री सिंगल मेम्ब्रेन गोलाकार सिंगल मेम्ब्रेन का पाया जाता है, डीएनए भी पाया जाता है। साथ में 70S राइबोसोम पाया जाता है। आपको जानकारी होगी कि राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक 70S होता है, एक 80S होता है। एक 70S होता है, एक 80S होता है। 70S का राइबोसोम जो होता है, 70S राइबोसोम इसके पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है फास्फेट। इसके अलावा होता है एडीपी, फास्फेट होता है, एडीपी होता है। अब होता क्या है कि आप सुने होंगे, काफी दिनों पहले से सुनते चले आ रहे हैं, बात यह सुने होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये बात आप बहुत दिन से सुने हैं, अच्छा सुने हैं, आप सही जानकारी सुने हैं, आप सही बिल्कुल सटीक सुने हैं कि ये पावर हाउस है। आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस आखिर है तो क्यों है, आखिर इसको पावर हाउस कहा गया तो क्यों कहा गया। कुछ ना कुछ इसके पास ऐसे गुण होंगे, ऐसी इसके पास प्रॉपर्टी होगी जिसके वजह से इसको पावर हाउस कहा जाता है। तो आइए चलते हैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य को बताने के लिए, इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो फंक्शन को बताने से पहले आपको एक बात हमको समझाना है, ठीक है? एक बात ये समझाना है कि आप जब खाना खाते हो, यहाँ से हमको इसको ये पादप कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया था, इसको हमको साफ करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको बताना है। ये ध्यान दें, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये तो अब सभी जान चुके हो, कोई बात ही नहीं है। आप जब खाना खाए थे, आप जब खाना खाए तो उसका हो गया पाचन, आहार नाल में गया, पाचन हुआ छोटी आंत में। इसके बाद पोषक पदार्थों का स्वांगीकरण होता है। क्या होता है? स्वांगीकरण। आप हाई स्कूल में पढ़कर आए, 11th वाले, 9th वाले आगे चल के आपको मिलेगा, बस इसको समझिएगा, एसिमिलेशन बोलते हैं। इसके बाद जो पोषक पदार्थ होते हैं वो सीधे आपके जो है भोजन के पोषक पदार्थ वो सीधे आपके रक्त में चले जाते हैं। ब्लड, जो ब्लड होता है, ब्लड पूरे शरीर में परिवहन करता है, घूमता है। ब्लड पूरे शरीर में क्या परिवहन करता है? ये परिवहन करता है ऑक्सीजन का, ये परिवहन करता है ग्लूकोज का। बात समझिएगा कहां से कहां है। आप जब खाना खाए, उसका पाचन हुआ, स्वांगीकरण हुआ, ब्लड में पहुंचा
भोज्य पदार्थ, और ब्लड में पहुंचने के बाद ब्लड उसका परिवहन करता है, पूरे शरीर में सर्कुलेशन होता है। जब सर्कुलेशन होता है तो सर्कुलेशन होता है भोज्य पदार्थों का, लेकिन इन भोज्य पदार्थों के पोषक तत्वों को जो आए हैं इनको एक नाम दिया जाता है ग्लूकोज। नाम क्या दिया जाता है? ग्लूकोज नाम दिया जाता है। अच्छी बात है, पोषक पदार्थ आपके शरीर में गए और आपके रक्त में पहुंच चुके हैं। जब पोषक पदार्थ आपके रक्त में पहुंच चुके हैं तो अब यहाँ पर पोषक पदार्थ नाम न लेकर यहाँ नाम लिया जाएगा ग्लूकोज का। और जब भी हम ग्लूकोज का नाम लेंगे, जब भी हम ग्लूकोज का नाम लेंगे, आप केवल इतना याद रखिएगा मन में कि हम जो है पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं। समझते चलिए। आप जानते हैं कि ये रक्त जो होता है हृदय के द्वारा पंप किया जाता है और पूरे शरीर में जो है संचार होता रहता है। जब हृदय के द्वारा पंपिंग होती है और पूरे शरीर में ये फ्लो होता है, जाता है, तो अपने साथ में ग्लूकोज को लेकर चलता है। और ग्लूकोज जब जाता है तो ये रक्त जाता है सभी अंगों में। ये कहाँ जाता है? सभी अंगों में जाता है। अंगों से फिर कहाँ जाता है? कोशिकाओं में जाता है। वो तो कौन है? ऊतकों से फिर कहाँ जाएगा? सेल्स में। अब ये रक्त का संचार मनुष्य के शरीर में हो रहा है, उसके हर एक अंग तक रक्त जाता है। इस बात को आप कैसे चेक करेंगे? आइए चेक करवाते हैं। चलिए आइए हमारे साथ चलते हैं। आप रास्ते में चले जा रहे थे, एक कहीं पर आपको जो है कुछ लग गया, पैर लग गया तो लग गया। अब जैसे ही पैर में कुछ लग गया तो वहां पे आपके ब्लड आ गया। जब ब्लड निकलने लगा तो ये हुआ कि ये पैर की उंगली में लगा था और पैर की उंगली में दर्द हुआ। दर्द के साथ ये जो है कट गई उंगली और खून निकलने लगा। उंगली एक प्रकार का क्या है आपके शरीर का? बोलो, अंग है जी, अंग है। तो क्या चाहे पैर की उंगली हो, चाहे हाथ की उंगली हो, अगर कटेगा, लगेगा कुछ तो ब्लड निकलेगा या नहीं? बताइए, निकलेगा? चलिए ठीक है। अगर इनमें रक्त निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, तो ये बताइए रक्त का संचार हाथ में की अंगुलियों में हो रहा है कि पैर की उंगलियों में? तो आप कहेंगे कि ये तो पूरे शरीर में संचार हो रहा है। जब पूरे शरीर में संचार हो रहा है, हर एक अंग अंग तक जा रहा है, तो भैया हमको एक बात बताओ, जो ये अंग होती है, अंग बने किससे हैं? तो आप कहेंगे कि जो अंग होते हैं ये ऊतकों से बने होते हैं। हमने कहा भैया ये ऊतक किससे बने हैं? नाइन्थ वाले बहुत खुश हो रहे होंगे। तो ऊतक जो होता है ये आप कहेंगे कि ये सेल से बनी होती है। अच्छी बात है। अगर सेल से बने हैं तो क्या ये रक्त की मात्रा अंग में गई? जी गई। अंग से ऊतक में गई? जी गई। ऊतक से आपके कोशिकाओं में गई? जी गई। तो कोशिकाओं तक, कहाँ तक? कोशिकाओं तक रक्त की मात्रा गई कि ना गई? बोलो, कोशिकाओं तक रक्त की मात्रा गई कि ना गई? जी गई।
अगर कोशिकाओं तक रक्त की मात्रा जा रही है तो क्या कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है? कोशिका के अंदर ही तो माइटोकॉन्ड्रिया है। जी है, कोई बात नहीं। आप ये बताइए, अगर रक्त की मात्रा जो है अंगों तक आई, अंग से ऊतकों में आई, ऊतकों से सेल में आई, सेल से माइटोकॉन्ड्रिया में आई, माइटोकॉन्ड्रिया में आई, तो क्या जब रक्त माइटोकॉन्ड्रिया में आया, रक्त जब माइटोकॉन्ड्रिया में आया तो क्या अपने साथ ग्लूकोज लाया? रक्त जब माइटोकॉन्ड्रिया में आया तो अपने साथ ग्लूकोज लाया? आप कहेंगे जी बिल्कुल लाया। क्यों लाया? क्योंकि जब ये परिवहन कर रहा था पूरे शरीर में तो इसके साथ भोजन के पोषक तत्व जिसको हमने ग्लूकोज नाम दिया, ये ग्लूकोज भी उसी के साथ चिपका था। और जहां जहां रक्त गया वहां वहां ये ग्लूकोज सीधे चला गया। चलो जाने दो। अब एक बात बताओ, आप जब श्वसन तंत्र पढ़े थे हाई स्कूल में तो श्वसन तंत्र में एक जानकारी आपको दी गई होगी, बहुत बेहतर तरीके से समझाया गया होगा कि जब मनुष्य सांस लेता है तो ऑक्सीजन गैस जो होती है ये मनुष्य के लंग्स में जाती है। बायोट्रेकिया जो है लंग्स में जाती है, और लंग्स में जाने के बाद, फेफड़े में जाने के बाद वहां पर वायु कोष्ठ पाई जाती है, छोटी छोटी संरचनाएं, और वायु कोष्ठ से ऑक्सीजन की मात्रा रक्त में जाती है विसरण क्रिया द्वारा। वहां पर रक्त नलिकाएं फैली होती हैं और उसी के पास में जो है रक्त नलिकाएं जो होती हैं, रक्त नलिकाओं में अशुद्ध रक्त रहता है, CO2 युक्त रहता है। तो CO2 बाहर आ जाता है, ऑक्सीजन उन नलिकाओं में अंदर चला जाता है। तो जब वो नलिकाओं में ऑक्सीजन अंदर जाता है तो रक्त शुद्ध हो जाता है, और जब रक्त शुद्ध हो जाता है तो शुद्धिकरण होता, फिर शुद्धि गैसियस एक्सचेंज होने के कारण गैस चेंज हो रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है रक्त में, अब कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से बाहर आ रही है। ये फिल्ट्रेशन जब हो जाता है तो रक्त में ऑक्सीजन मिल जाती है। और एक बात याद रखिएगा, जब रक्त में ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये ऑक्सीजन रक्त के साथ साथ पूरे शरीर में चली जाती है। अब ये बताइए, जब पूरे शरीर में रक्त के साथ में ऑक्सीजन जा रही है तो क्या ये ऑक्सीजन कहां कहां जाएगी रक्त के साथ? तो आपका उत्तर यही तो होगा कि जहां जहां रक्त जाएगा वहां वहां उसके साथ उस कौन लगा है? ऑक्सीजन लगी है। वहां वहां ये भैया बाबू कौन है? ग्लूकोज लगा है। अच्छा, ये दोनों इसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। कौन कौन? ऑक्सीजन गैस और ये ग्लूकोज, दोनों इसका पीछा नहीं छोड़ते। कहते चलो जहां तक आपको चलना चलिए, हम आपके साथ लगे रहेंगे, हम आपसे दूर होने वाले नहीं हैं। आइए चलती हूं। जैसे ही रक्त की मात्रा यहां तक आई, रक्त आया, और यहाँ के बाद ये ऊतकों में और ऊतकों से कोशिकाओं में गया। जैसे ही कोशिकाओं में पहुंचता है रक्त, तो रक्त पूरा अपना जो है ऑक्सीजन और ग्लूकोज के साथ प्रवेश कर जाता है। रक्त प्रवेश कर जाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को लेकर के रक्त प्रवेश कर जाता है। किसके पास? बोलिएगा, किसके पास प्रवेश कर जाता है? आप कहेंगे बस इसी के पास आएगा।
ये इसके पास जैसे आएगा तो ये बना हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ही रक्त आता है तो रक्त अपने साथ ऑक्सीजन और ग्लूकोज को लेकर आता है। अब यहाँ पर पाया जाता है फास्फेट, यहाँ पर पाया जाता है एटीपी। फास्फेट और एटीपी की सहायता से ऑक्सीजन और ग्लूकोज का यूज करके एटीपी जो होती है एटीपी जो होता है एटीपी में बदल दिया जाता है। फास्फेट, एटीपी, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ये इतना सब कुछ रिएक्शन होता है। इसमें रिएक्शन किसके द्वारा होता है? एंजाइम्स के द्वारा होता है। ये एंजाइम्स कहाँ पाए जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाएंगे। इन एंजाइमों को कहा किया जाता है? इन एंजाइमों को श्वसन एंजाइम कहा जाता है। ये श्वसन एंजाइम यहाँ पर पाए जाते हैं। ऑक्सीजन और ग्लूकोज जैसे ही इनको मिल जाता है, इसके पास एटीपी और PO4 यानी फास्फेट पहले से मौजूद रहते हैं। कुछ मात्रा में राइबोसोम होता है, यहाँ DNA भी होता है। और ऑक्सीजन और ग्लूकोज का यूज करके एटीपी जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में। और एटीपी में जब कन्वर्ट हो जाता है तो एटीपी एक प्रकार से ऊर्जा देने लगती है। अच्छा, अभी तक ऊर्जा नहीं मिली थी इसको। जैसे ही ग्लूकोज आया, ग्लूकोज का यहाँ पे विखंडन हुआ और विखंडन होने के बाद एंजाइमों के द्वारा ये सब प्रक्रिया होती है। और विखंडन होने के बाद ऑक्सीजन की सहायता से इसको ब्रेक डाउन किया जाता है। ऑक्सीजन की सहायता से या ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया जाता है। जैसे ही इसका ब्रेक डाउन कर दिया जाता है तो एटीपी से एटीपी बन जाती है। और एटीपी एक प्रकार का ऊर्जा का रूप होता है। और इस ऊर्जा से कोशिका के अंदर की सारी जैविक क्रियाएं चालू हो जाती हैं। सारी कौन सी क्रियाएं? जैविक क्रियाएं चलने लगती हैं। इतना भरपूर ऊर्जा दे देता है। तो ये बताइए, ऊर्जा बनी किसके घर में? ऊर्जा बनी किसके घर में? तो आप कहेंगे यही तो बन रही है। ये जो F1 पार्टिकल्स होते हैं, क्रिस्टल हैं, F1 पार्टिकल्स ये बनाए हुए हैं। यही जो होते हैं ये ग्लूकोज ऑक्सीजन को तोड़ करके श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं और एटीपी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये ऊर्जा बनाने लगे। जब ऊर्जा बनाने लगे तो इतना ज्यादा ऊर्जा बनाते हैं कि इसको यही कह दिया गया, इसका नाम ही दे दिया गया ऊर्जा घर। क्या कह दिया गया? ऊर्जा घर। या इसको कहते हैं, ऊर्जा घर नहीं पसंद है आपको तो आप कह सकते हैं पावर हाउस। पावर हाउस कौन है? तो पावर हाउस आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। अच्छा, किसका घर है? कोशिका का। कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। इसीलिए तब से इसको आज तक बराबर वैसे ही ऊर्जा घर ही कहा जाने लगा, क्योंकि इसके पास ऊर्जा देने का काम होता है। एटीपी, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, फास्फेट का यूज करके श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइमेट के लिए प्रोसेस होती है और ऊर्जा देने लगते हैं। तो जब ये ऊर्जा देता है तो इसलिए इसको कहा जाता है ऊर्जा घर। अब आप बताइएगा, आपके शरीर में ऊर्जा है, ताकत है, काम करने के लिए ताकत है, दौड़ने के लिए ताकत है, लिखने के लिए हाथों में ताकत है? जी है। अगर ऐसा है
तो ये मान के चलिए कि आपकी माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बेहतर तरीके से कार्य कर रहे हैं, आपके अंग बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि आप जब जो है कभी कभी थकान होती है तो आपका काम करने का मन नहीं होता। थकान का मतलब ये है कि आपके शरीर में ग्लूकोज का लेवल अगर कम है, आप भूखे हैं, खाना नहीं खाए हैं, तो क्या है, ग्लूकोज का लेवल कम है। जब ग्लूकोज का लेवल कम है तो आपके शरीर में कुछ जैविक क्रियाएं भी हो रही हैं। जैसे एक कार्य हो गया हार्ट वाला काम, जो हृदय है ये पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाने का काम करता है, तो इसको भी एनर्जी कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। इसके अलावा श्वसन क्रिया, इसके लिए भी जरूरत है ऊर्जा। तो ये जैविक क्रियाओं में ऊर्जा खर्चा होती है ग्लूकोज की, साथ ही साथ जो हम काम करते हैं उसमें भी खर्चा होती है। तो जब ग्लूकोज की मात्रा कम रहती है, आप भूखे रहते हैं, तो सिर्फ जैविक क्रियाओं को करने के लिए वो हो जाती है, आप काम करेंगे तो थक जाते हैं। दूसरी बात, एक उदाहरण हम देना चाहते हैं। मान के चलिए एक जो है 4 व्हीलर है, 4 पहिया वाहन है, और उसमें आप जो है 20 लीटर 30 लीटर उसमें जो है तेल भर दीजिए, 20 से 30 लीटर उसमें डीजल डाल दीजिए। इसके बाद उसको चुपचाप छोड़ दीजिए, गाड़ी खड़ी कर दीजिए एक किनारे है, और 10 या 1 हफ्ते तक इंतजार कीजिए, और आप एक दिन खाना खा लीजिए खूब बढ़िया से, अच्छे से सारे व्यंजन आराम से खाइए, और खा करके 1 हफ्ते तक आप भी इंतजार कीजिए। 1 हफ्ते बाद आपकी कंडीशन क्या है और उस वाहन की कंडीशन क्या है? उस वाहन का 30 लीटर जो डीजल डाला गया वो सब मिल जाएगा, लेकिन आपके शरीर में गया भोजन ये पता नहीं कहाँ चला गया। क्यों? भूख लगी आपको दोबारा। आपसे तो हमने ये भी कह दिया था कि भैया एक बार खा लो, लेकिन काम भी ना करो, कुछ चुपचाप बैठे रहो, लेटे रहो। तो आप कोई काम भी नहीं करोगे, तब भी आपके शरीर से ऊर्जा जो है खर्चा होती चली जाती है। काम करो या ना करो, आपके शरीर में जो अंदर जैविक क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाओं को करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप काम करें तब भी ऊर्जा की आवश्यकता है। जैविक क्रियाएं तो वो संचालित तो होती ही रहती हैं। तो आपके शरीर में 24 घंटे जैविक क्रियाएं हो रही हैं, तो ऊर्जा तो आपके शरीर में बनी ही रहनी चाहिए, और इस ऊर्जा को बनाए रखने का काम करने वाला कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्जा घर कहा जाता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया का कॉन्सेप्ट और इसका चित्र, इसके ऊर्जा देने का प्रक्रम समझ में आया। देखते हैं समय कितना हो रहा है, फिर इसके बाद आपसे बात करते हैं। 2 मिनट शेष बचे हैं। आपको एक बार फिर से जो है देखते हैं, यह आप खाना खाएं, पाचन हुआ, स्वांगीकरण के बाद पोषक पदार्थ कहाँ गए? रक्त में। रक्त क्या करता है? पूरे शरीर में परिवहन करता है। किसका परिवहन किया? जो आप खाए थे वो पोषक पदार्थ आपके रक्त में गया, तो उसी का क्या करेगा? परिवहन करेगा। उसका नाम क्या दिया गया? ग्लूकोज दिया गया। ये ग्लूकोज जहाँ जहाँ रक्त जाएगा वहाँ वहाँ ग्लूकोज जाएगा। रक्त आपका कहाँ गया? अंगों में। अंगों से कहाँ गया? ऊतकों में। ऊतकों से सेल में। सेल से कहाँ जाएगा? सीधी सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचेगा ही। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचता है तो आपके श्वसन क्रिया में जो लंग्स में आई थी ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन गैसियस एक्सचेंज होता है, वहाँ पे रक्त का शुद्धिकरण होता है, और उस शुद्धिकरण में ऑक्सीजन गैस आपके रक्त को मिलती है, अर्थात ऑक्सीजन गैस भी साथ में रहती है।
जब ऑक्सीजन गैस साथ में रहती है तो ये ऑक्सीजन गैस, ग्लूकोज और रक्त, ये तीनों मिल करके आते हैं और आ करके सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचते हैं। जैसे ही ग्लूकोज और ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचते हैं, वहाँ पर फास्फेट मिलता है, एजीपी मिलता है, फास्फेट और एजीपी मिलता है और वहाँ पे श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। जो श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं ये करते क्या है, ग्लूकोज का विखंडन करते हैं। विखंडन करने के बाद एजीपी जो होती है इसको और इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं और इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद ये एटीपी में बदल जाता है, इसलिए इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र। इसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र, क्योंकि एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और आ जाता है, तो इसे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र भी कहा जाता है। और जैसे ही इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आता है तो इसका नाम हो जाता है एटीपी और ये ऊर्जा देने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देने वाला घर होता है, अर्थात पावर हाउस होता है। इसको आप समझिएगा, 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आराम से आपके समझ में आएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलते हैं, विद्यालय के लिए भी समय हो रहा है कि आगे चर्चा हम करेंगे कल जो है कोई नेक्स्ट जो है सेल आर्गन की। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।